गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही थी। प्रश्नोत्तरी सीरीज में कल अपने जो किए थे वो श्रमिक कल्याण अधिनियम चैप्टर चल रहा था अपने श्रमिक कल्याण अधिनियम। तो उसके लिए अपने आगे करते हैं कैसे इसको आगे क्वेश्चन जो है वो और कौन कौन से बनते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो उनको करते हैं अपने। कल 13 तक किए थे। 14 क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान। पहले अंशदान को अपने को समझना पड़ेगा कि अंशदान क्या चीज़ होती है। तो जैसे किसी व्यक्ति को आपके 10,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है, उसका 10% अंशदान किया। उसका 10% क्या किया उसने? अंशदान किया। 10% यानी कितना हो गया? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये उसके खाते से कट कर उसके बीमा में या पेंशन में उस रूप में 1,000 रुपये हर महीने जमा हो गए। तो उसे क्या कहते हैं? अंशदान। किसका? कर्मचारी का अंशदान। और इसी के ऊपर एक नियोजक जिसने इस कर्मचारी को रखा है वो भी उसमें अंशदान करता है। तो ये 1,000 है तो मान लो वो 1,500 का अंशदान करता है। तो टोटल कितने हो गए? हर महीने 2,500 का अंशदान। तो 1,500 किसका हुआ? आपके नियोजक का। और 1,000 किसका हो गया? कर्मचारी का। तो इसे अंशदान कहते हैं, जो आपके रिटायरमेंट पर या आपके छोड़ने पर वो राशि आपको एक मुश्त प्रदान की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे कर्मचारी राज्य बीमा के मुख्य रूप से किसके द्वारा अंशदान किया जाता है? नियोजक और कर्मचारी, इन दोनों के द्वारा मुख्य रूप से अंशदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार यदि कोई बीमित व्यक्ति बीमार हो जाता है तो अवकाश के दौरान अपने दैनिक वेतन का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 50%। तो कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ने ये बीमित किया है, बीमित हुआ है, बीमित यानी उसने ये बीमा लिया है, तो वो यदि बीमार हो जाता है तो बीमारी के दौरान जो वो अवकाश प्राप्त करता है, यानी बीमारी के दौरान जब वो काम पर नहीं जाता बीमारी के कारण, तो उसके जो वेतन है उसका 50% जो है वो उसे प्राप्त होता है। ठीक है, वेतन काटा नहीं जाता, उसको क्या किया जाता है? 50% उसको वेतन दिया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार कोई बीमित व्यक्ति जो कि सरकार द्वारा निर्देशित बीमारियों से ग्रसित हो जाता है तो कितने दिन बीमारी का लाभ ले सकता है? 91 दिन। यानी आप देखो तो 3 महीने जो है वो आपका ये 50% सैलरी के साथ घर पे रहकर अवकाश प्राप्त कर सकता है। किसके अंतर्गत? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक नियोजन अधिनियम उन औद्योगिक संस्थानों पर प्रभावी होता है। अब औद्योगिक नियोजन अधिनियम जो है वो कहाँ पर प्रभावी होता है? जहाँ पर 50 या 50 से ऊपर कर्मचारी कार्य करते हो, वहाँ पर कौन सा अधिनियम ये लगता है? कर्मचारी नियोजन अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत वह व्यक्ति आते हैं जो प्रतिमाह कितनी मजदूरी प्राप्त करते हैं? 2,000 रुपये मजदूरी को प्राप्त करते हैं, वह मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखो 2,000 की राशि तो बहुत, आप सोचोगे बहुत ही कम है, क्योंकि ये अधिनियम बहुत पुराने अधिनियम है, लेकिन आपके सिलेबस के अंतर्गत दिए हुए हैं तो इनको अपने को पढ़ना आवश्यक है। इनका वर्तमान के अंदर इनका कोई औचित्य नहीं है, इतना औचित्य नहीं है कुछ अधिनियमों का। मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार सेवा मुक्ति श्रमिक की सेवा समाप्ति। देखो मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार सेवा मुक्त श्रमिक की, जो श्रमिक है वो सेवा मुक्त हो जाता है, यानी श्रमिक जब छोड़ देता है कार्य को, या उसे निकाल दिया भी जाता है या छोड़ देता है, या उसकी आयु अधिक होने के कारण वो रिटायर हो जाता है, तो उसकी जब सेवा समाप्ति हो जाती है तो उससे कितने पहले दिन उसको भुगतान मिलना चाहिए? जैसे वो 30 तारीख को यदि सेवा मुक्त हो रहा है तो 28 तारीख को उसको भुगतान पूरा जितना भी बकाया उसका भुगतान 2 दिन पहले भुगतान कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि कोष और विविध अधिनियम 1952 के अनुसार नियोजक को कर्मचारी के अंशदान के
देना अनिवार्य है। नियोजक जो है, जैसे मैंने कहा कि नियोजक और कर्मचारी दोनों अंशदान देते हैं, तो नियोजक को कम से कम उसका बराबर अंशदान देना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ही देना होता है, लेकिन कम से कम उसको बराबर का उसका अंशदान देना चाहिए। जैसे अपने पिछले उदाहरण में देखा था, 1000 कर्मचारी देता है, 1500 नियोजक देता है, तो 2500 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि कम से कम 1000 तो नियोजक को करना ही होगा। यानी अगर आपका अंशदान 2000 है, तो नियोजक को भी 2000 का बराबर तो भुगतान करना ही होगा। ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि कोष के शेयर में भाग जो उसके वेतन का होता है 1/6%। 1/6%, यानी 7/6% जो है वो आपका क्या होता है, ये जो आपका कर्मचारी है वो अंशदान करता है। ठीक है। तो अपने 10% मान के चले थे, वो 10% नहीं होता, ये तो उदाहरण के रूप में बताया था। अंशदान कितना होता है, 1/6%। ठीक है। वेतन का ही है, उसको जितना भी वेतन मिलता है उसका 1/6% अंशदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक श्रम 1926 कब से प्रभावी हुआ? श्रमिक श्रम अधिनियम है ये पूरा 1927 को, 1 जून 1927 को प्रभावी हुआ। श्रमिक संघ की धीमी गति के लिए कौन जिम्मेदार है? श्रमिकों की अशिक्षा तथा संघ की सीमित वित्तीय स्थिति। तो श्रमिक संघ क्या होते हैं, किसी भी जगह पर श्रमिकों का एक संघ सा बन जाता है, जो श्रमिकों के अधिकारों, श्रमिकों के लिए श्रमिकों पर किए गए अत्याचारों या उनके अधिकारों, ठीक है ना, उनको डिफाइन करता है या उनके लिए लड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका श्रमिक संघ कहलाता है। तो ये संघ जो है वो उसकी गति धीमी हो गई, यानी काम करने की गति, या वो अब अप्रभावी हो गया है। उसका कारण क्या है? श्रमिक अशिक्षित है, श्रमिकों की अशिक्षा है, और जो संघ है उसके पास वित्तीय साधन कम होते हैं, इस कारण से वो प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाता। नेक्स्ट है आपके, प्रशिक्षु अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? प्रशिक्षु को क्या कहते हैं? अप्रेंटिस एक्ट। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो, जैसे अभी तो ITI के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है वो निकाली जाती है। तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत निकाली जाती है? प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत। तो ये क्या होती है, जब आप ITI पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद 2 साल या 1 साल या 6 महीने निश्चित अवधि की एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान आप किसी भी जगह पर काम करते करते, ये सरकारी भी हो सकती है ट्रेनिंग और प्राइवेट भी हो सकती है, तो यहाँ पर आप रहते हुए काम सीखते हैं, सीखने के साथ साथ आपको वेतन भी प्राप्त होता है। ठीक है। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कोई कार्य सीख भी सकते हैं, सीखते भी हैं, और उसके साथ साथ आपको क्या प्राप्त होता है? वेतन, निश्चित वेतन होता है वो, यानी सभी को एक जितना ही मिलता है। जैसे 6000 है तो सभी को 6000 मिलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षु अधिनियम में स्नातक को कब जोड़ा गया, यानी संस्थाओं को कब जोड़ा गया? 1973 से संस्थाओं को जोड़ा गया। फोरमैन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? भारत में फोरमैन जो फायर फाइटर होता है उसको, इसकी स्थापना जो है, उसका प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कितने अधिक नियुक्ति करने पर कार्य समिति का गठन किया जाता है? 100 से अधिक। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है वो औद्योगिक विवाद हो जाता है श्रमिक और नियोजक के बीच में, तो उनको सुलटाने, उनको उसको कम करने या सलटाने से संबंधित जो है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम को प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत यदि 100 से अधिक श्रमिक हो तब वहाँ पे एक कार्य समिति की गठन किया जाता है, जो क्या करता है? औद्योगिक विवादों को निपटाता है। कर्मचारी भविष्य निधि कोष के अंतर्गत कितने उद्योग पर लागू किया गया? ये 177 उद्योगों पर लागू किया गया। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार कितने मजदूर से अधिक होने पर कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए? 250 से अधिक कर्मचारी होने पर
कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपके, यानी सीधे सीधे आपको इनको याद ही करना है। पेमेंट एक्ट के अनुसार मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है? पेमेंट एक्ट है, उसके अनुसार मजदूरी राशि के साथ साथ कौन सी राशि उसको दी जाती है? महंगाई भत्ता, ओवर टाइम कार्य करने पर बोनस राशि। ठीक है। EPF एक्ट 1962। तो ये सारे एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन भी हमको भी आप समझते जाना। EPF एक्ट 1962 के अनुसार कर्मचारी अपने वेतन का कितना प्रतिशत नियमित अंशदान देना अनिवार्य होता है? तो EPF एक्ट के अनुसार 12% देना होता है। ऊपर अपने क्या बढ़ा था? 1/1/6। ठीक है, वो दूसरे अधिनियम में था। ये EPF एक्ट के अंतर्गत कितने प्रतिशत अंशदान देना होता है? 12%। जैसे अपने 10% जोड़ा था, वैसे 12% होता है। ठीक है। कर्मचारी स्टेट बीमा अधिनियम के अनुसार एक कर्मचारी का योगदान कितना होता है? 1.75। ठीक है, वो आपने किया था 1/1/6। तो कर्मचारी का कितना होता है? 1.75। और नियोजक का कितना होता है? 4.75। तो ये टोटल कितना हो गया आपके? लगभग 6 पॉइंट कितने प्रतिशत का अंशदान किया जाता है कर्मचारी के द्वारा और नियोजक के द्वारा। ठीक है। कार्य के दौरान हुई दुर्घटना के कारण शारीरिक अक्षमता से क्षतिग्रस्त होने पर दिया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है? अक्षमता लाभ। कोई कार्य के दौरान शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी वो काम करने लायक नहीं रहता है, तो उसको जो भुगतान की राशि प्राप्त होती है, उस भुगतान की राशि को क्या कहते हैं? अक्षमता लाभ। अक्षमता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अब क्षमतावान नहीं है कार्य करने में। ठीक है। फैक्ट्री अधिनियमानुसार कितने केजी का भार उठाकर ले जाने की सीमा है? तो पुरुषों के लिए 50 केजी और महिलाओं के लिए 30 केजी से ज़्यादा भार उनसे नहीं उठाया जा सकता, यानी इससे अधिक भार उठाने नहीं चाहिए इस अधिनियम के अनुसार। ठीक है। तो ये अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें। पूरा देखने के बाद इसके अंतर्गत जितने भी आपको अभी तक जितने भी मैंने आपको प्रश्नोत्तरी कराई है, उन्हें आपने नहीं उतारा है तो उन्हें उतारें। धन्यवाद।